दिल्ली में चुनाव है, हर दिन नए नए मुद्दों पर तनाव जारी है। आज पूर्वांचलियों को लेकर हंगामा हुआ है, इतना हंगामा हुआ है कि कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको मैं देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें दिखाता हूं और जरूरत पड़ी तो विदेश की भी खबरें दिखाता हूं, जो आपको देखना, जानना और समझना जरूरी हो। कोशिश मेरी ये होती है कि अगले 1 घंटे में आपको सब कुछ जान जाएं, जिसको ये कहा जाता है कि आज का समाचार तो मुझे पता है। वो सारी खबरें लेकर आता हूं, तो चलिए, लेकिन उसके पहले क्या करता हूं, आपको हर खबर की एक लिस्ट दिखाता हूं कि आज कौन सी खबर आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आज क्या होगी? आज सबसे पहले दिल्ली की तस्वीरें ही दिखाऊंगा। दिल्ली में आज बीजेपी ने पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला है। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने पूर्वांचलियों के अपमान का आरोप लगाया है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से बताएंगे, जुड़े रहिएगा। दूसरी खबर में बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ कितना बड़ा होने वाला है, विस्तार से चर्चा करेंगे, तस्वीर दिखाएंगे, कुंभ लेकर चलेंगे। महाकुंभ की एक एक तस्वीर विस्तार न्यूज आपको विस्तार से दिखाएगा, जुड़े रहिएगा। तीसरी खबर में बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश के देवास में फ्रिज में एक महिला की लाश मिली। पूरे प्रदेश में सनसनी मच गई है। क्या है पूरा मामला, जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा, पूरी खबर दिखाएंगे विस्तार से। चौथी खबर में बात छिंदवाड़ा के कलेक्टर साहब की करेंगे। कलेक्टर साहब ने अच्छा काम किया है, मतलब गुड जॉब कलेक्टर साहब कहेंगे। साहब ने क्या काम किया है? छिंदवाड़ा के कलेक्टर हैं, जानना चाहते हैं, बने रहिएगा, ये भी बताएंगे। पांचवी खबर में आपको रीवा की दिखाएंगे खबर। रीवा में एक ही परिवार के 4 भाई बहनों को ऐसी बीमारी हो गई है जिससे उनका पूरा शरीर सिकुड़ता जा रहा है। ये कौन सी बीमारी है, इस बीमारी का इलाज कैसे होगा, पूरी खबर दिखाएंगे, बने रहिएगा। छठवीं खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में एसआईटी की पहली रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है विस्तार से बताएंगे। कैसे मुकेश चंद्राकर हत्याकांड की पूरी साजिश रची गई और हत्या के बाद सबूत कहां छिपाए गए, जो एसआईटी रिपोर्ट में लिखा हुआ है वहां विस्तार न्यूज का रिपोर्टर पहुंचा है। आप जब इस पूरी रिपोर्ट को देखेंगे तो दंग रह जाएंगे और यह भी देखेंगे कि हत्या करने वाला ठेकेदार कितना करोड़पति है, कितने आलीशान तरीके से रहता है, उसकी कार, उसका बंगला, सब कुछ आज दिखाएंगे। कहां मुकेश चंद्राकर का मोबाइल फेंका गया था, उस नदी की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। सातवीं खबर में बात मुंगेली की करेंगे। 36 घंटे हो गए हैं लेकिन मुंगेली में रेस्क्यू अभी भी जारी है। विस्तार न्यूज ग्राउंड जीरो पर लगातार बना हुआ है, जुड़े रहिएगा, एक एक तस्वीर दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे। और आखिर में बात खत्म होते नक्सलवाद की करेंगे। बीजापुर में नक्सलियों पर हमला हुआ तो हमारे जवानों ने कहा भूलेंगे नहीं, बदला लेकर रहेंगे। और जब जवानों की शहादत का बदला हमारे वीर जवानों ने ले लिया तो ये खबर भी तो आपको दिखाएंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं और अगले 1 घंटे आप क्या देखने वाले हैं ये बता देता हूं। मैंने कहा था बात कहां से शुरू करेंगे, दिल्ली से करेंगे। दिल्ली चुनाव का दंगल, चर्चा में पूर्वांचल। देखिए, दंगल और पूर्वांचलियों को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। दिल्ली की चुनावी लड़ाई अब पूर्वांचलियों पर आ गई है। पूर्वांचलियों को लेकर राजनीति लंबे समय से चल रही है, लेकिन अब ये हंगामा और बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का आरोप लगा रही है। अरविंद केजरीवाल ने इसी बीच एक ऐसा बयान दे दिया, कुछ ऐसा बोल दिया कि दिल्ली में बवाल मच गया है। बीजेपी ने पूर्वांचली वोटरों पर अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा है। क्या है पूरी खबर, चलिए विस्तार से बता देता हूँ, जान लीजिए। दिल्ली चुनाव है, पारा चढ़ता जा रहा है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लेकर गुरुवार को अरविंद केजरीवाल मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने गए। मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 15 दिसंबर से 8 जनवरी तक 13,000 नए वोटर लिस्ट बनवाने के लिए आवेदन किए गए हैं। नई दिल्ली 1 लाख वोटों की विधानसभा है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? पिछले 15 दिनों में 13,000 नए वोट बनवाने के लिए एप्लीकेशन लिए गए हैं। इससे साफ होता है कि ये लोग यूपी, बिहार और आसपास के राज्य से लोगों को लाकर फर्जी वोटर लिस्ट बनवा रहे हैं। पहले केजरीवाल को बयान सुन लीजिए, इसके बाद इतना हंगामा हो रहा है, ये सब कुछ दिखाएंगे, सुनिए। दूसरा, हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये
और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। अब नाम यूपी बिहार का लिया तो बीजेपी ने इस मुद्दे को कैच कर लिया। चुनावी माहौल में तो पूरी जंग बयानबाजी की होती है, पर शुरू हो गया हंगामा। बीजेपी ने आज अशोक रोड से केजरीवाल के घर तक पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने खुद पूर्वांचल सम्मान मार्च को लीड किया, नेतृत्व किया। अरविंद केजरीवाल के घर के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में पूर्वांचली शामिल हुए और केजरीवाल को लेकर जमकर नारेबाजी की। केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर के बाहर लगी बैरिकेडिंग पर चढ़कर सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया गया। दिल्ली में पूर्वांचलियों पर कैसी राजनीति हो रही है, रिपोर्ट देखिए, समझ जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। जारी रहेगा पूर्वांचलियों के सम्मान के लिए। जो पूर्वांचल का बात करेगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये साफ जाहिर है कि इस बार पूर्वांचल की जो जनता दिल्ली में रहती है, जो दिल्ली की नागरिक है, वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने वाली है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग अगर एक दिन तय कर लेना कि आज सुबह से रात तक हम कोई काम नहीं करेंगे, कई शहर ठहर जाएंगे। बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहाँ बिठा दें। इसकी शुरुआत अन्ना हजारे आंदोलन, एक पूरे देश भर में जो धरना हुआ था, धरना प्रदर्शकों का मजाक उड़ा रहे हैं। ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। क्यों काशी वालों से, अयोध्या वालों से इनको इतनी नफरत है? आम आदमी पार्टी ने तो अपने सीएम चेहरे को घोषित कर दिया, लेकिन अगर गाली गलौज पार्टी को वोट दिया तो आखिरकार उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आज मुझे लगता है कि पूर्वांचल समाज के लोगों ने ये संकल्प ले लिया है कि आम आदमी पार्टी ने जो उनका अपमान किया उसका बदला वो लेकर रहे। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग, प्रवासी लोग, दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली अब किसी भी हाल में अरविंद केजरीवाल आपको बख्शने वाले नहीं है। कान खोल करके सुन लीजिए। अगर ये लोग आपको गद्दी पे बिठाना जानते हैं तो आपको गद्दी से उठा करके रसातल में भी मिला देंगे। ये पूर्वांचल के लोगों ने आज ठाना है। दिल्ली में वोटर लिस्ट और पूर्वांचलियों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता लगातार आपस में भिड़े हुए हैं। दिल्ली में पूर्वांचली वोटर सियासी लिहाज से काफ़ी अहम है। पूर्वी यूपी और बिहार के वोटरों को पूर्वांचली वोटर कहते हैं। उनकी तादाद दिल्ली में अच्छी खासी है। कितनी है जानना चाहते हैं? देखिए, आंकड़ा देख लीजिए। आंकड़ों में देखें तो दिल्ली में कुल आबादी का कुल 25% हिस्सा पूर्वांचलियों का है। 25%। दिल्ली की 70 सीटों में से करीब 35 यानी आधी सीटों पर पूर्वांचली ठीक ठाक संख्या में हैं। इनमें भी 17 सीटें तो ऐसी हैं जिसमें पूर्वांचलियों का अच्छा खासा दबदबा है। मतलब 17 सीटें पूर्वांचली बाहुल्य है। यानी इन सीटों पर हार जीत का फैसला यही पूर्वांचली वोटर ही तय करते हैं। दिल्ली के इन्हीं 25% पूर्वांचली वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों पार्टियां ताकत लगा रही हैं और इसीलिए ये झगड़ा आपको दिखाई दे रहा है। दिल्ली में पूर्वांचलियों पर छिड़े संग्राम पर हमारे सहयोगी प्रत्युष खुद पूर्वांचली वोटर से बात करने पहुंचे हैं। दिल्ली में रह रहे पूर्वांचली इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, प्रत्युष की इस रिपोर्ट में देखिए और सुनिए। कहाँ के रहे वाली हैं चाची? गोरखपुर। हमारा हम वोट देंगे का नाम मोदी के। काट दिया हमारे राशन कार्ड, काट दिया सब कुछ, काट दिया। कुछ भी क्या, यहाँ विधायक का चेहरा देखने 5 साल पहले देखा है, उसके बाद कभी नहीं देखा अभी तक। केजरीवाल के बयान से कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। केजरीवाल तो गलत बोल रहा है, जो भी बोल रहा है। वोट करो अब की चुनाव। भैया हमारा तो जब तक हम तो करते हैं जोगी मोदी के। कितना दिन से आप लोग रह रही हैं दिल्ली में? 40 साल से हैं। 40 साल से। जो बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल अपने कार्यकाल में पूर्वांचलियों को अनदेखा किए हैं, सही बात कह रही है बीजेपी? हाँ सही है। नहीं ये बात नहीं, पूर्वांचलियों को ही किए हैं, जो किया सबको किए हैं। नहीं देगा, बिल्कुल नहीं वोट देगा उसको।
हाँ जोनो बनल दोनों बिगाड़ दिया। जो जिसके वोटों से उनकी जीत हुई है, पूर्वांचल यूपी बिहार के लोगों ने जितना चढ़ भर करके केजरीवाल को वोट दिया था, अब इस बार उन्होंने उनको भर्जी कहा है, इस पे बहुत बड़ा प्रभावशाली पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभावशाली बनेगा और पड़ेगा, कह रहे हैं वोटर। दिल्ली चुनाव पर रोज अपडेट बताता हूं, आज भी बता दिया। सीधे मुद्दे की बात यही है कि दिल्ली में चुनाव है और अब पूर्वांचलियों पर तनाव बढ़ गया है। सब कुछ विस्तार से बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कहां की है ये बता देते हैं। अगली खबर कहां से है जानते हैं आप? देख लीजिए, महाकुंभ विस्तार से दिखाएंगे। देखिए आज कोई खबर नहीं बताएंगे, आज केवल आपसे वादा करेंगे कि महाकुंभ विस्तार से दिखाएंगे। और अगर मैंने आपसे कुछ कह दिया है, सीधे मुद्दे की बात में ज्ञानेंद्र तिवारी ने अगर कुछ कह दिया है, मतलब आप समझ गए कि वो होना ही है। इसलिए कुंभ में जो भी आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में देख रहे थे अब तक, उससे कुछ अलग देखना हो तो विस्तार न्यूज देखना शुरू कर दीजिए। कुंभ की एक एक तस्वीर देखना हो तो विस्तार न्यूज देखना शुरू कर दीजिए। कैसे जाना है, कहां रुकना है, कहां ठहरना है, आपके लिए क्या व्यवस्था की गई है कुंभ में, ये जानना है तो विस्तार न्यूज देखना शुरू कर दीजिए। कब जाएंगे, कौन से ट्रेन से जाएंगे, कौन से बस से जाएंगे जिससे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, ये जानना है तो विस्तार न्यूज देखना शुरू कर दीजिए। और कुंभ में क्यों जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किससे बतियाना चाहिए और कौन से रंग है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आने वाले हैं, अगर ये देखना है तो विस्तार न्यूज देखना शुरू कर दीजिए। यानी महाकुंभ विस्तार से दिखाएंगे। 40 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में आने वाले हैं, महाकुंभ पहुंचने वाले हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कह दिया है कि न्योता आया है, तैयारी कर लीजिए। प्रयागराज में छत्तीसगढ़ सरकार आपके खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था करेगी। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होने वाला है। इस महाकुंभ की चर्चा सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। विदेश से भी लोग महाकुंभ में शामिल होने आ रहे हैं। इस महाकुंभ की इतनी चर्चा क्यों है, क्यों है इतनी चर्चा, आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। उत्तर प्रदेश की इस धार्मिक नगरी में देश विदेश से श्रद्धालु जुटने शुरू हो गए हैं। पौष पूर्णिमा के दिन महाकुंभ में दिव्य स्नान की परंपरा शुरू हो जाएगी। अनुमान है कि इस बार 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कुंभ स्नान के लिए पहुंचने वाले हैं, ये अनुमान है। और ये जो 40 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में जाते हैं ना, उनके बड़े अलग अलग से रंग देखने को मिलते हैं। मैं पिछले कुंभ में गया था, एक महीने कुंभ मेला प्रांगण में ही था, वहीं तंबू में सोता था, वहीं सुबह से लेकर रात तक घूमता रहता था। विदेश से आए सैलानियों से बतियाता था, कई महामंडलेश्वरों से मिलता था, वहीं खाता था, वहीं सोता था। अब आप कहेंगे भाई साहब इस बार क्यों नहीं, तो इस बार भी वादा है, वहीं खाएंगे, वहीं सोएंगे और गंगा के तट से कुंभ का हर नजर आपको हर एक रंग दिखाएंगे। रंग देखने को जो मिलते हैं कुंभ में वो सब कुछ दिखाएंगे, हमारा आपसे वादा है। कोई लंबे जटाओं वाला साधु संत मिलते हैं वहाँ, कोई पूरे शरीर में रुद्राक्ष धारण किए हुए नागा साधु, अलग अलग अखाड़ों के साधु अलग अलग रंग में महाकुंभ में हिस्सा लेने पहुंचते हैं। 12 साल बाद लगने वाले इस महाकुंभ की तस्वीरें पूरी दुनिया में चर्चा में रहती हैं, पूरी दुनिया में चर्चा में रहती हैं। आपको महाकुंभ की एक बहुत पुरानी तस्वीर दिखाते हैं, बहुत पुरानी। आज़ादी के बाद भारत में पहला कुंभ प्रयागराज में 1954 में हुआ था। इस समय तक कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में पहुंच गई थी। मतलब समझ रहे हैं, 1954 में भी महाकुंभ में करोड़ों लोग पहुंचे थे, 1954 में। उस वक्त भारत की आबादी करीब 38 करोड़ थी और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कुंभ मेले में शामिल हुए थे। मतलब देश की 2.6060 प्रतिशत आबादी कुंभ मेले में आई थी। समय बढ़ता गया और कुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती गई। अब आपको आंकड़ा बता देता हूं, देखिए जरा। पिछली बार साल 2013 में महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसका बजट
1214 करोड़ रुपए का था, जिसमें 1017 करोड़ 37 लाख रुपए ही खर्च किए गए, जबकि इस बार के महाकुंभ का बजट 5060 करोड़ का है। 5000 करोड़ सोचिए आप, जिसमें 2100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए। मतलब 2013 की तुलना में इस बार का बजट 4043 करोड़ रुपए ज्यादा है। मतलब खूब खर्चा किया गया है। पिछले कुंभ से 4043 करोड़ रुपए ज्यादा है बजट इस बार। इस बार बजट इसलिए भी ज्यादा रखा गया है क्योंकि साल 2013 में महाकुंभ में 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे, जबकि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक इस साल होने वाले महाकुंभ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया है। मतलब पिछली बार के मुकाबले 3 गुने से भी ज्यादा श्रद्धालु इस बार आने वाले हैं। साल 2013 में महाकुंभ का एरिया 16 वर्ग किलोमीटर ही था, जबकि इस बार 40 वर्ग किलोमीटर तक ये दायरा बढ़ गया है। अब इतने लोग आ रहे हैं तो सुरक्षा के इंतजाम भी बढ़ा दिए गए हैं। साल 2013 में 12,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे, जबकि इस बार सुरक्षा का जिम्मा 50,000 से ज़्यादा लोगों को सौंपा गया है। 50,000 से ज़्यादा लोग सुरक्षा में तैनात होंगे आपके अगर आप जा रहे हैं। महाकुंभ की हर तस्वीर 13 जनवरी से 26 फरवरी तक हम विस्तार न्यूज़ पर सबसे पहले आपको दिखाने वाले हैं। टीम तैयार है, विस्तार न्यूज़ की टीम प्रयागराज में है। महाकुंभ के अलग अलग रंग हमारे सहयोगी सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ का महाआगाज करने के लिए तीर्थराज प्रयागराज कैसे तैयार है, पहले आप इस रिपोर्ट में देख लीजिए, फिर आपको प्रयागराज भी लेकर चलूंगा। देखिए, संकल्प है आपका, क्यों ये हठयोग आप ठाने हुए, क्यों अपने हाथ पर परचम को बुलंद रखे ऊपर? साधु 4 चीज़ ऐसी है जो परमार्थ के लिए होती हैं। ऐसे ही संत जन आते हैं, परमार्थ के लिए शरीर धारण करते हैं। वही परमार्थ के लिए हम भी ये संकल्प है हमारा कि जगत का कल्याण हो। जी, मैं देखा बहुत लंबा गांडा पी रहे थे आप। हाँ, पीता हूँ ना। हाँ। कितना किलो निपटा लेते हैं आप? हाँ, मिल जाए जितना उतना निपटा देंगे। अच्छा, कहाँ से हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं? हम इंदौर से हैं, इंदौर मध्य प्रदेश से रहने वाले हैं। इंदौर। ये गाड़ी मुरादाबाद की है। दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग से आए हुए हैं, कितने दिनों से आए हुए हैं? 15 दिन। कितने दिन और रुकने का प्लान है? हम तो अभी तक 40 माने जितना दिन मेला रहेगा हम उतना रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे। पर शिव मंदिर है, वहाँ पर हम ठहरते हैं। शिव मंदिर के वहाँ पर तो पूरी उरी मिलता है। इधर हम खाना के लिए चले आते हैं, इधर मिलता है, अच्छा मिलता है, इसीलिए हम इधर आते हैं। महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जहां इसके लिए दुनिया की कुल आबादी के 5% के बराबर लोग एक शहर में इकट्ठा हो रहे हैं। इसलिए एक तस्वीर दिखाने के लिए विस्तार न्यूज़ खुद प्रयागराज में मौजूद है और मेरे सहयोगी सत्यम पांडे कहाँ हैं? कुंभ में हैं। सत्यम पांडे, मंत्रोपचार से शुरू करना गुरु। कुंभ का नज़ारा तुम्हारे नज़रिए से देखना है और आम जनता जो है तुम्हारे नज़रिए से ही देखना चाहती है। तो कुछ शिव तांडव टाइप श्लोक हो या तो मंत्र हो, जो समझ में आए। शुरुआत आध्यात्मिक नगरी से उसी तरह होना चाहिए। पांडे, पहले शुरू करो अपने अंदाज में कि कैसे विस्तार न्यूज़ दिखाने वाला है इस बार कुंभ के रंग को, उसके बाद आगे बात किया जाएगा। शुरू कीजिए। इस वक्त मैं अखाड़ा परिषद में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं पीछे जो मेरे बाबा खड़े हुए हैं, सब पूरे माहौल में है। बाबाओं का जो उत्साह है वो अलग ही हिलोरे मारा। जय सीताराम, जय सीताराम। आप देख सकते हैं जो बाबा है, अग्नि जला हुआ है, मौसम ठंडा है, भले शरीर में भले वस्त्र ना हो, मगर गर्माहट सीताराम के नारे के साथ लगातार बाबाओं के मन में आ रही है। बाबा आज्ञा हो तो अंदर आ जाए, अंदर आ जाए। आप लोग डांटते बड़ा है, इसलिए हम क्या है सोच रहे हैं, पूछ ले पहले। महाराज जी प्रणाम। हाँ बोल। कहाँ से आए आप? दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से? हाँ, महाराष्ट्र से। उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जलगांव। और हम सब सनातन संस्कृति की सेवा और एक चमक दमक की स्वभाव के लिए 12 वर्ष में हम सब निकलते हैं, एकत्रित होते हैं, जिससे हमारे सनातन संस्कृतियों का वैभव और कीर्ति कानून और कायदाओं के द्वारा से सम्मिलित बनी रहे। हम सब कुछ देश और समाज के राष्ट्र हित के लिए अपने जीवन को निर्वहन कर रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियों
यहाँ हम आने वाली संस्कृतियों इस द्वारा से ऐसे कुछ जन जागरूकता बनी रहा है। जैसे अमृत किसी ने देखा नहीं है, अमृत सुनने में आया, और जहर प्रत्यक्ष में दिखाई देते हैं, कोई भी पीता है। उसी तरह से हमारी कुछ संस्कृति है जो इनमें भी ऐसे कुछ मिलजुल करके लोग सनातन संस्कृति और जो लोग हैं उनसे भी सबसे जल्दी बात कर लीजिए। व्यवस्था कैसा लग रहा है? व्यवस्था ठीक है? जय प्रयागराज। व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो व्यवस्थाओं में 70% व्यवस्थाएं दिख रही है। कुछ भजन कीर्तन सुनवाएंगे, सत्यम तो सुनवाइए, फिर आगे बढ़ा जाए। क्योंकि व्यवस्था भजन कीर्तन देखिए कहीं अगर बजाए बढ़िया सीताराम को नारा लगा रहे थे, बजाइए कुछ। ये बाजा रखे महाराज, थोड़ा बजाइए। ये हमारा सब चलता है जी। सियावर रामचंद्र जय। महाराज आप कहे ठंडे पड़ गए, बड़ा चिल्लाइए उलाइए थोड़ा। ठीक है, सीताराम राम करना है। और चलिए बजाइए। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम तो हमारे जीवन का एक आधार ही है। चलिए ठीक है, सीताराम करिए, वहीं आप भी आराम कीजिए। सत्यम पांडे, यही कुंभ का आनंद है, यही कुंभ का मौज है। आपको कल से ऐसी तस्वीर दिखाई देगी, ऐसी तस्वीर दिखाई देगी कि आप घर बैठे कुंभ का आनंद ले सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। देश की बात हो गई है और मध्य प्रदेश से ये दुखद खबर, देवास में फ्रिज में लाश मिली है। फ्रिज में, घर के जिस फ्रिज में आप दूध, फल, सब्जी और खाने पीने की चीजें रखते हैं, उसमें अगर आपको लाश रखे मिल जाए तो रूह कांप जाएगी। लेकिन किसी को मारकर उसकी बॉडी फ्रिज में रख देना, यह सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन आज ऐसी ही दिल दहला देने वाली खबर आई है मध्य प्रदेश के देवास से। तो पूरी खबर विस्तार से बता देता हूँ आपको। पूरा मामला देवास की वृंदावन धाम कॉलोनी का है। यहाँ एक घर के कमरे में बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच की तो अधिकारी भी दंग रह गए। पुलिस को घर पर रखे फ्रिज से महिला की लाश मिली। फ्रिज के नीचे खून बहने के निशान भी दिखाई दिए। लाश को देखकर लग रहा था कि कई दिन पुरानी है ये। बॉडी करीब 4 गुना फूल चुकी थी। मृतक महिला की पहचान नहीं हो सकी, अभी तक पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घर पर रह रहे बलबीर सिंह ने बताया कि मकान मालिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने जुलाई 2023 में यह मकान संजय पाटीदार को किराए पर दिया था। संजय ने मार्च 2024 में मकान खाली कर दिया था, लेकिन संजय अपना कुछ सामान वहीं छोड़ गए थे। इस सामान में फ्रिज भी था। घर के 2 कमरे लॉक थे। जब 10 महीनों से संजय नहीं आया और ना ही कोई संपर्क किया तो बलवीर कमरे का ताला तोड़ा। कमरे में फ्रिज भी था जो कि चालू था। बलवीर ने फ्रिज को बंद कर दिया। फ्रिज बंद होने के बाद अगले दिन वहां से बदबू आने लगी और सब कुछ सामान्य नहीं लगा। तब पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस के आने पर पता चला कि फ्रिज के अंदर लाश है। जिस घर में लाश मिली है वहां से हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय की रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए रिपोर्ट। देवास के वृंदावन धाम कॉलोनी के एक मकान में फ्रिज में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैली हुई है। इस वक्त पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर है। यहाँ पर खून फैला हुआ देखा जा सकता है जो कि इस फ्रिज में से निकला होगा। फ्रिज ऑन था। यहाँ पर जो व्यक्ति रहा करता था मकान में, वह मार्च 2024 में मकान खाली करके चला गया था। इस तरह की सूचना मिली है। पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। बैंक नोट प्रेस थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। ही मकान में जो सामने गेट नज़र आ रहा है वहाँ पर भी किराएदार रहा करते हैं और वो भी लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। उन्हें भी भनक नहीं लगी कि इस फ्रिज में किसी महिला की बॉडी हो सकती है। पुलिस मौके पर पहुंची है, तमाम साक्ष्य जुटाए हैं और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। एफएसएल की टीम भी पहुंची है, कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जाकर साक्ष्य इकट्ठा किए और जांच शुरू की। पड़ोसियों ने बताया कि पहले यहां एक कपल रहा करता था जो कि शादीशुदा नहीं था।
पुलिस ने पहले रहने वाले किराएदार संजय पाटीदार की तलाश शुरू की। शाम होते होते पुलिस ने संजय को गिरफ्तार कर लिया। संजय ने बताया कि वो अपनी प्रेमिका के साथ लिव इन में इस घर में रहता था, लेकिन जब प्रेमिका ने शादी का दबाव बनाया तो उसने अपनी प्रेमिका की हत्या करते हुए शव को फ्रिज में रख दिया। संजय की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का क्या कहना था, सुनिए जरा। दोपहर के आसपास बीएनपी की टीम ने संजय पाटीदार को अपनी अभिरक्षा में लिया। जो प्राथमिक पूछताछ हमने की थी उसमें संजय पाटीदार ने अपना अपराध कबूला, महिला को आइडेंटिफाई किया और प्रतिभा और पिंकी प्रजापति के रूप में संजय पाटीदार ने उक्त महिला की जानकारी दी। पुलिस ने भले ही संजय को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लाश इतने महीनों से फ्रिज में बंद थी तो किसी ने महिला की खोजबीन क्यों नहीं की? महिला के घर वालों ने भी महिला का पता क्यों नहीं लगाया? खैर, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन ये बहुत अचरज पैदा करने वाली खबर थी, इसलिए इस खबर को विस्तार से दिखा दिया कि किस तरह से एक साथ रहने वाले प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं, और जिससे कभी आप इतना प्यार किए होंगे कि एक साथ रहने का फैसला किया होगा, उसको इस तरह से बेरहमी से मारकर उसे फ्रिज में बंद कर देते हैं। प्यार का सिला ये भी हो सकता है, ये आप सोचिएगा जरूर, इसलिए इस खबर को इतने विस्तार से दिखाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कहां से? मध्य प्रदेश के रीवा से। और रीवा में इस बीमारी का इलाज कैसे होगा? कैसे होगा इस बीमारी का इलाज कैसे होगा? और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा है। मतलब ये ऐसी बीमारी है जिसमें चार बच्चे की हालत आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या हो गया। मध्य प्रदेश के रीवा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर हर किसी का दिल भर आया है। एक ही परिवार के चार भाई बहनों को ऐसी बीमारी हो गई है जिससे उनका पूरा शरीर सिकुड़ता जा रहा है। घर वालों को तो ये भी नहीं पता था कि ये बीमारी कौन सी है, लेकिन पूरा परिवार परेशान है। चलिए विस्तार से बता देते हैं कि आखिर कौन सी बीमारी है जिसको लेकर घर वाले परेशान हैं। रीवा के बांस गांव के रहने वाले महेश साकेत के चार बच्चों को कॉपर डिस्टोनिया नाम की बीमारी हो गई है। इस बीमारी से इन बच्चों का पूरा शरीर सिकुड़ रहा है। इतना ही नहीं, बच्चों की मांसपेशियां भी हर दिन सिकुड़ती जा रही। बच्चों का शरीर इतना पतला हो चुका है कि केवल हड्डियों का ढांचा बचा हुआ है। बच्चों का खेलना, स्कूल जाना तो दूर, बच्चे उठ तक नहीं पा रहे हैं। महेश साकेत को बताया गया कि इस बीमारी का इलाज केवल दिल्ली के एम्स में ही संभव है, लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि इलाज के लिए दिल्ली जा सके। बच्चों के शरीर में सिकुड़न तो है ही, साथ में कभी कभी ऐंठन भी होती है। ऐंठन से ऐसा दर्द होता है जो कि सहा नहीं जाता। कई बार रात में बच्चे दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। सोचिए, बच्चे, महेश साकेत का एक बेटा और 6 बेटियां, यानी कुल 7 बच्चे हैं। 7 बच्चों में 4 बच्चे कॉपर डिस्टोनिया नाम की इस अजीब बीमारी से परेशान हैं। चारों बच्चे 6 साल की उम्र तक ठीक थे, लेकिन इसके बाद चारों बच्चों को बीमारी हो गई। महेश के जो 3 बच्चे स्वस्थ हैं वो 6 साल से कम उम्र के हैं, इसलिए महेश को डर सता रहा है कि कहीं 6 साल की उम्र को पार करते ही इन बच्चों को भी ये बीमारी ना हो जाए। महेश साकेत पहले से गरीब थे, लेकिन बच्चों के इलाज ने उन्हें कर्ज में भी डुबा दिया है। बच्चों की मां के ये आंसू देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि परिवार में कितना दर्द है। पहले महेश साकेत के घर से हमारे सहयोगी विवेक तिवारी की रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करेंगे। देखिए। कॉपर डिस्टोनिया एक ऐसी बीमारी जिसमें मांसपेशियां धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू होती हैं और धीरे धीरे जो मांसपेशियों के साथ शरीर जो है वो हार्डनुमा संरचना बनाने लगता है। आप देख सकते हैं कि हम उसी जगह पे मौजूद है और ये बच्चा है। धीरे धीरे शुरुआत 6 वर्ष से होती है और 6 वर्ष के बाद धीरे धीरे इस बच्चे में जो मांसपेशियां हैं वो जकड़ने लगती हैं और हार्डनुमा संरचना बनने लगती है। 6 साल से ही बीमारी चालू होती है, चलने में दिक्कत होती है, चलते चलते गिरने लगते हैं। इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। डॉक्टर तो हमसे अब आगे के लिए नहीं बताए हैं। तो ये धीरे धीरे सभी बच्चों को आप ले जाके दिखाएं। तो हम ले जाना पड़ेगा, पर समस्या है इनको कहाँ ले जाएं, कमाने में दिक्कत होती है। पैसा के बात आई कि मैं पैसा लागी, सबसे बड़ी जांच बाहर हुई। बाहर मानी बाहर के जांच करावा 20,000 रुपया जांच भर के लागी। तब हम पैसा के कारण हम नहीं इलाज करा पाई। लड़कन से पानी लड़का नहीं होता
बहुत दर्द है इस परिवार में। परिवार के बारे में आपको बता दिया, अब आपको ये भी बता देता हूँ कि जिस घातक बीमारी से महेश साकेत का परिवार जूझ रहा है वो आखिर है क्या। डिस्टोनिया जैसी घातक बीमारी 3 तरह की होती है। पहला है सामान्यकृत डिस्टोनिया। सामान्यकृत डिस्टोनिया, इसमें आमतौर पर शरीर के अंग प्रभावित होते हैं। ये विशेष रूप से हाथ से शुरू होता है और शरीर के अधिकांश भाग को प्रभावित करता है। दूसरे नंबर पर है स्पास्मोडिक डिस्टोनिया। यह आपके गले में आवाज़ वाली मांसपेशियों को प्रभावित करता है, जिससे बोलना मुश्किल हो जाता है। और तीसरे नंबर पर है सर्वाइकल डिस्टोनिया। यह डिस्टोनिया गर्दन की मांसपेशियों को प्रभावित करता है, जिससे सिर एक तरफ घूम जाता है। यह सिर को आगे पीछे खींच लेता है। कुल मिलाकर आपको कोई भी डिस्टोनिया होगी, बहुत तकलीफ होती है इस बीमारी से। आप बीमारी तो समझ गए, लेकिन ये बीमारी क्यों होती है आपको ये भी बता देता हूँ। ऐसा माना जाता है कि दिमाग के एक विशेष क्षेत्र में रासायनिक असंतुलन के कारण डिस्टोनिया हो जाता है। दिमाग में बेसल गैलिया नाम की संरचना होती है। गैग्लिया ये शरीर की गति को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होती है। जब हमें अपने शरीर का कोई अंग हिलाना होता है तो दिमाग का यही हिस्सा उस अंग को संदेश भेजता है। लेकिन अगर दिमाग के ये हिस्सा डैमेज हो जाए तो डिस्टोनिया बीमारी हो जाती है और शरीर के अंग सिकुड़ने लगते हैं। फिलहाल महेश का परिवार कई जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुका है कि बच्चों के इलाज में उनकी मदद करें। महेश इस कदर हार चुके हैं कि उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि या तो इलाज करा दीजिए या इच्छा मृत्यु दे दीजिए। यह खबर इसलिए भी दिखाई गई क्योंकि अगर आप में से कोई इन परिवार की मदद करना चाहता है तो विस्तार न्यूज़ से संपर्क जरूर कीजिएगा। आखिर में मैं आपको नंबर बताऊंगा ताकि मैं आपको उन परिवारों तक पहुंचा सकूं, और आप अगर इनकी मदद कर सकते हैं तो कम से कम ये जो दुखों का पहाड़ इन परिवारों पर टूटा है। नंबर अभी दिखा देता हूं, आप अभी लिख लीजिए 8282824982 है। अगर आप इस परिवार की मदद करना चाहते हैं, मैं फिर से एक बार ये नंबर कुछ देर तक स्क्रीन पर रख देता हूँ। आप अपनी इच्छा जाहिर करिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा और उसके बाद हम आपके मैसेज को इस परिवार तक पहुँचा देंगे, आपका संपर्क इनसे करवा देंगे। आप अगर मदद करेंगे तो ये जो दुखों का पहाड़ दिख रहा है आपको कि माँ बाप के ऊपर टूटा है, 4 बच्चों को ये बीमारी है, उन्हें कुछ राहत मिलेगी। एक बार फिर नंबर बता देता हूँ आपको, 8282824982। इस नंबर पर आप मदद कर सकते हैं, अपना संदेश भेज सकते हैं। पिछले कुछ सालों में आगे बढ़ते हैं और पिछले कुछ सालों में QR कोड का इतना चलन बढ़ गया है कि QR कोड से बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और जब कलेक्टर काम करने लगें तो फिर लिखना पड़ता है कि गुड जॉब कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब कहाँ के हैं? छिंदवाड़ा के हैं। गुड जॉब क्या किया है आइए बता देता हूँ। कलेक्टर साहब ने अच्छा काम किया है। पिछले कुछ सालों में मैंने आपसे बताया ना कि आप क्या करते हैं, कहीं जाते हैं, मैं तो कैश लेकर चलता ही नहीं हूँ, मेरे जेब में तो नहीं मिलेगा। ये देखिए आप, कोई कैश नहीं, कैशलेस व्यक्ति हूँ मैं ऐसे ही चलता हूँ, कोई कैश नहीं। जहाँ जाओ फ़ोन पे कर दो। हमारे संपादक जी हैं ब्रजेश राजपूत जी, वो तो पैसा खर्च करने के चक्कर में बचते भी हैं और वो हमेशा कहते हैं कि नहीं भैया मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। लो भाई कहाँ फ़ोन पे करना है, पैसा खर्च करवाने के लिए हम लोग कहते हैं फ़ोन पे से थोड़ी लेंगे पैसा, तो वो तो बिल्कुल नहीं रखते हैं। हम लोग थक हार गए हैं कि कुछ पैसा उनसे खर्च करवाएं, पर वो पैसा खर्च करते नहीं। लेकिन फिर भी आज मैं कोशिश करूंगा कि स्कैनर से ही ले लो। पिछले कुछ सालों में QR कोड स्कैन करने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। इस QR कोड ने जिंदगी को आसान बनाया है पैसे के लेन देन के मामले में। कहीं भी पैसे देने में मोबाइल निकाला, स्कैन किया और पेमेंट हो गया। लेकिन अब पेमेंट करने में जितनी आसानी होगी, अपने घर में सफाई कर्मी को बुलाना, पूरा मामला विस्तार से जान लीजिए। चलिए आपको बता देता हूँ। ये नवाचार हुआ है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है और इसके तहत अगर आपके घर या घर के आसपास गंदगी फैली है और आपको सफाई करानी है तो बस एक QR कोड स्कैन करिए, बुकिंग करिए और सफाई कर्मचारी आपके दरवाजे पर दस्तक दे देगा। इसके लिए छिंदवाड़ा कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने स्वच्छता साथी वॉश ऑन व्हील्स नाम से व्यवस्था शुरू की है और व्यवस्था का पता नाम से ही चल रहा होगा कि इसके तहत आप बुकिंग करेंगे तो जैसे पिज्ज़ा का डिलीवरी बॉय आपके घर पहुंचता है, ठीक उसी तरह सफाई कर्मचारी भी पहुंच जाएगा। तस्वीरों में आपको स्वच्छता साथी की स्कूटी भी दिखाई दे रही होगी। इसी तरह की गाड़ी में सफाई कर्मचारी आपके घर पहुंच जाएंगे और ये व्यवस्था गाँवों में भी काम करेगी। QR कोड वाली मेरे बगल में आप जो QR कोड देख रहे हैं,
ये वही QR कोड है जिसे स्कैन करके आप सफाई कर्मियों को बुला सकते हैं। इस पूरी व्यवस्था का ब्लूप्रिंट केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने भी मांगा है। मतलब इस व्यवस्था को देश के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जा सकता है। इस पूरी व्यवस्था को बनाने वाले कलेक्टर से भी बात करना जरूरी है। कलेक्टर साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए, फिर आगे बात करें। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया था कि जो इंस्टीट्यूशनल टॉयलेट्स हैं या हाउस होल्ड टॉयलेट्स हैं, उनकी सफाई के लिए सफाई कर्मी की उपलब्धता नहीं होती थी कई बार। तो उसकी समस्या के समाधान के लिए वॉश ऑन व्हील या वाओ सर्विस का शुभारंभ यहाँ पे गया। उसमें कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस का क्लस्टर बनाया गया। उसमें एक स्वच्छता साथी वॉश ऑन व्हील के नाम से एक व्यक्ति को उसमें अपॉइंट किया गया, जिनके पास खुद के स्कूटी या व्हीकल्स थे, टू व्हीलर। अच्छी पहल है, अच्छी व्यवस्था की है कलेक्टर साहब ने और इसके लिए उनको खूब बधाई। कलेक्टर साहब की इस पहल पर गांव वाले कितने खुश हैं ये भी तो सुनाना जरूरी है। क्या कहना है गांव वालों का, सुनिए जरा। ग्राम पंचायत भूमिका में उतनी साफ सफाई पहले नहीं होती। जब से स्वच्छता साथी नियुक्ति हुई तब से शासकीय भवन, आंगनवाड़ी, स्कूल, पंचायत में साफ सफाई शौचालय की जा रही है। योजना है सर, इसमें ग्राम स्तर पे जो शौचालय है तो उनके शौचालय के सफाई के लिए हमने सफाई कर्मी को बुलाया हमारे घर में और उन्होंने सफाई कार्य किया, तो वो बहुत अच्छा है। और सर ये बहुत अच्छी सेवा है। मैंने भी QR कोड स्कैन करके और ये सफाई कर्मी को मैं बुलाया हुआ था। मैं प्रहलाद पटेल मेरा नाम है, मैं छिंदवाड़ा में मेरा मकान है। सीधे मुद्दे की बात क्या है, सीधे मुद्दे की बात यह है कि प्रदेश के सभी कलेक्टर अगर इसी तरह से अच्छा काम करते रहेंगे तो एक दिन प्रदेश की स्थिति देश में सबसे अच्छी होगी। कलेक्टर जिले का मालिक होता है। इस तरह के नवाचार दिमाग में लाते रहिए ताकि जिले की जनता आपसे खुश रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कहां से है। देश की खबर बता दी, मध्य प्रदेश की खबर बता दी, अगली खबर छत्तीसगढ़ की है। और आज मुकेश चंद्राकर को मारने का पूरा प्लान कैसे बनाया गया, इस पर बात होगी। ग्राउंड रिपोर्ट आई है। मेरे सहयोगी संजय ठाकुर ने उस बेरहमी को कैमरे में दिखाने की कोशिश की है कि आखिर कैसे ये पूरी साजिश रची गई और वो सुरेश चंद्राकर जो ठेकेदार है, उस ठेकेदार का साम्राज्य कितना बड़ा है। वो सेप्टिक टैंक, वो कमरा नंबर 11, वो नदी, सब कुछ सुरेश चंद्राकर का घर, वो महंगी गाड़ियां, सब कुछ संजय ठाकुर ने दिखाने की कोशिश की है सिलसिलेवार तरीके से। आपको ये तो पता होगा कि बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से ठेकेदार ने हत्या की है, उसके भाइयों ने हत्या की है। आपको ये भी पता होगा कि SIT ने जांच कर ली है। आपको ये भी पता होगा कि 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन आज मैं ये खबर क्यों दिखा रहा हूं, आज ये खबर क्यों दिखा रहा हूं, कौन से पहलू को दिखा रहा हूं, और अगर आपके मन में ये सवाल है कि मुकेश चंद्राकर को मारने का प्लान कैसे बना है जो SIT रिपोर्ट में आया है, वो सब कुछ जानने के लिए अगर आप देखना चाहते हैं रिपोर्ट, तो इस रिपोर्ट को जरूर देखिएगा। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पहली SIT रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। मुकेश चंद्राकर के मर्डर केस में SIT की पहली रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर 4-5 दिन पहले ही पत्रकार मुकेश चंद्राकर के मर्डर की पूरी प्लानिंग कर ली थी। वारदात को लेकर सुरेश पर शक न हो, इसलिए उसने खुद को घटना के वक्त मौके से बाहर रखने का प्लान बनाया। लेकिन SIT की टीम ने आरोपी ठेकेदार सुरेश की हर प्लानिंग का पर्दाफाश कर दिया है। कल विस्तार से हमने रिपोर्ट की हर बारीकी आपको बता दी थी। SIT रिपोर्ट में जिन जिन लोकेशन का जिक्र था, हमारे सहयोगी हर उस जगह पहुंचे जहां हत्यारों ने वारदात को अंजाम दिया है। मेरे सहयोगी संजय ठाकुर सबसे पहले उस जगह पहुंचे जहां 1 जनवरी की रात हत्यारों ने मुकेश चंद्राकर की हत्या की। 1 जनवरी को रितेश चंद्राकर और महेंद्र राम टेके ने मिलकर मुकेश की हत्या की थी। बाड़े के कमरा नंबर 11 में मुकेश की हत्या को अंजाम दिया गया। देखिए, ये वही कमरा नंबर 11 है जहां आरोपियों ने मुकेश चंद्राकर की बर्बरता से हत्या कर दी। कमरे के ठीक बगल में सेप्टिक टैंक है जहां आरोपियों ने शव को डालकर 4 इंच की मोटी फ्लोरिंग करवा दी। संजय ठाकुर की उसी जगह से ये रिपोर्ट देखिए, बहुत कुछ समझ में आएगा कि आखिर कैसे हत्या हुई, कहां सेप्टिक टैंक में डाला गया। देखिए,
सुरेश चंद्राकर की चट्टान पारा स्थित ये वही प्रॉपर्टी है जहां पर मुकेश की लास्ट लोकेशन ट्रेस की गई थी। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच में खुलासा किया कि मुकेश चंद्राकर की हत्या रूम नंबर 11 में हुई थी। सुरेश चंद्राकर की ये वही प्रॉपर्टी है जहां 17 कमरे हैं। यहाँ ये जो रूम नंबर 11 है, देखिए यहाँ आपको रूम नंबर 11 नजर आएगा। इसी कमरे के अंदर रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके मुकेश चंद्राकर को लेकर पहुंचे और यहीं उन्होंने उसकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने जांच के बाद इस रूम को सील कर दिया है। ठीक बगल में ये वही सेप्टिक टैंक है जहां से जांच के बाद पुलिस को मुकेश का शव बरामद हुआ था। ये देखिए यहाँ आपको नज़र आएगा, ये पुरानी, यहाँ आपको 2 स्लैब नज़र आएंगे। ये पुराना स्लैब है जो इस सेप्टिक टैंक में था, लेकिन इस हत्या के सबूत छुपाने के लिए आरोपियों ने लगभग 4 इंच का एक नया स्लैब इस सेप्टिक टैंक के ऊपर ढाल दिया, जिससे जब पुलिस यहाँ आए तो उसे यहाँ पर किसी भी तरह के सबूत नज़र ना आए। देखिए यहाँ वो सबूत और आपको नज़र आएंगे। ये जो पुराना सेप्टिक टैंक था, ये उसका स्लैब है। ये एक ढक्कन उससे बना होता है। ये ढक्कन जिसे खोलकर इस सेप्टिक टैंक की सफाई की जाती है, ऐसा हर घर में आपको नज़र आएगा। लेकिन आरोपियों ने क्या किया, आरोपियों ने इस पुराने स्लैब के ऊपर देखिए ये लगभग 4 से 6 इंच मोटा एक और ढलाई की, ताकि जब कोई यहाँ पहुँचे तो उसे सबूत के तौर पे कुछ भी नज़र ना आए। लेकिन बस यहीं आरोपी फंस गए, क्योंकि जब पुलिस यहाँ आई, जब पत्रकार यहाँ आए, जब मुकेश का भाई युकेश यहाँ आया तो उसे नज़र आया कि यहाँ पर एक नई फ्लोरिंग हुई है, और बस यहीं से पुलिस का शक गहराया। और जब इसे तोड़ा गया तो इस गड्ढे के अंदर से, इस सेप्टिक टैंक के अंदर से मुकेश का शव पुलिस ने बरामद किया। हत्या करने के बाद आरोपियों ने सबूत छिपाने की पूरी कोशिश की। पहले शव को सेप्टिक टैंक में छिपाया, इसके बाद हत्या में इस्तेमाल किए गए रॉड को नीलसनार नदी के किनारे जंगल झाड़ी में छिपाया गया। रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके ने मुकेश चंद्राकर के दोनों मोबाइल को पत्थरों से चकनाचूर करके तुमनार नदी में फेंक दिया, जिससे मुकेश चंद्राकर की लास्ट लोकेशन तुमनार नदी के आसपास की रही। जिस जगह आरोपियों ने सबूत छिपाने की कोशिश की, वहां भी हमारे सहयोगी संजय ठाकुर पहुंचे। ये ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए। बीजापुर से 68 किलोमीटर दूर ये वही तुमनार नदी है जिसका जिक्र पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में किया है। पुलिस के अनुसार मुकेश की हत्या के बाद दोनों आरोपी दिनेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके ने मुकेश के दोनों मोबाइल को चालू रखा और उस चालू मोबाइल को लेकर वो बीजापुर से 68 किलोमीटर दूर इसी तुमनार नदी तक पहुंचे। इसके बाद ऐसे पत्थरों से उन्होंने मुकेश के मोबाइल को चकनाचूर किया। मुकेश को मोबाइल को चकनाचूर करने के बाद उन्होंने उस मोबाइल को फेंक दिया इस नदी में। मुकेश की हत्या के सबूत छुपाने आरोपियों ने हर कोशिश की। बीजापुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर ये वही नीलसनार नदी है जहां मुकेश की हत्या के बाद आरोपी पहुंचे और जिस लोहे की रॉड से मुकेश की हत्या की गई थी, उस लोहे की रॉड को यहीं झाड़ियों में छिपा दिया। जिसके बाद पुलिस आरोपियों को लेकर यहां पहुंची और उस मर्डर वेपन को बरामद किया। अब पुलिस जब फाइनल चार्जशीट पेश करेगी, उस दौरान जिस औजार से, जिस लोहे की रॉड से मुकेश की हत्या की गई, उसे मुख्य सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। सोचिए कितने शातिर आरोपी हैं। पहले शव को सेप्टिक टैंक में डाला, फिर फ्लोरिंग करवा दी, मोबाइल चकनाचूर करके नदी में फेंक दिया, हत्या में इस्तेमाल हथियार जंगल में छिपा दिए। मुकेश चंद्राकर को मारने वाले ये शातिर आरोपी बीजापुर में आलीशान जिंदगी जीते थे। बीजापुर के राउतपारा में सुरेश चंद्राकर का करोड़ों का बंगला है। आरोपी सुरेश चंद्राकर और उसका भाई रितेश चंद्राकर इसी आलीशान बंगले में रहते थे। बीजापुर के बड़े ठेकेदारों में सुरेश चंद्राकर का नाम शामिल है। हमारे सहयोगी आरोपियों के घर पहुंचे तो देखा एक पत्रकार को मौत के घाट उतारने वाले खुद के घर की सुरक्षा में सिर्फ गेट पर ही 7 कैमरे लगवाए थे।
पूरा घर ही सीसीटीवी कैमरे से लैस था। घर के बगल में BMW जैसी महंगी गाड़ियां खड़ी थी। लेकिन हत्या के बाद प्रशासन ने यहां कई नोटिस चस्पा कर दिए। भ्रष्टाचार के जरिए आरोपी सुरेश चंद्राकर ने करोड़ों की संपत्ति बनाई, करोड़ों की संपत्ति बनाई। और इसी भ्रष्टाचार से जुड़ी खबर को दिखाने पर नाराज होकर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का आलीशान घर से संजय ठाकुर की साहसिक रिपोर्ट देखिए। पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर की हत्याकांड में शामिल सुरेश चंद्राकर और उसके भाइयों का बीजापुर स्थित ये वही निवास है जहां वो लोग रहते थे। और देखिए इस घर में आप देख सकते हैं एक तो आलीशान ये बंगला इन्होंने बनाया हुआ है। ये बीजापुर का चट्टान पारा है। और देखिए यहाँ पर सुरेश चंद्राकर ने अपने घर की सुरक्षा के लिए कितने कैमरे लगाए हैं। सिर्फ मुख्य गेट की बात करें तो एक ये बड़ा कैमरा आपको नज़र आएगा, बगल में 2 कैमरे, 3, 4, 5, 6, 7 कैमरे तो सिर्फ मुख्य गेट में ही लगाए गए हैं। यानी कि सुरेश चंद्राकर ने अपनी सुरक्षा के सारे इंतजामात किए थे। यहाँ देखिए एक ये गार्ड रूम भी बना हुआ है जहाँ गार्ड खड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि मंत्री विधायकों के घर में एक गार्ड रूम होता है जहाँ गार्ड होते हैं। अंदर भी आलीशान फर्नीचर और बाकी सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी। और ये इसका एक आलीशान विशालकाय बंगला है जहाँ सुरेश चंद्राकर रहता था। बगल में अगर आप आते हैं संजू, ये तस्वीर भी दिखाइए। बगल में इसने बाकायदा यहाँ अपनी VIP गाड़ियों को खड़े करने के लिए एक पार्किंग बनाई हुई है। लेकिन इस हत्याकांड के बाद से ही लगातार प्रशासन द्वारा सुरेश चंद्राकर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और देखिए घर के बाहर आपको कई नोटिस चस्पा नजर आएंगे। देखिए 3 तारीख को कार्यालय नगर पालिका परिषद बीजापुर द्वारा एक नोटिस चिपकाया गया है सुरेश चंद्राकर के घर के बाहर। सुरेश चंद्राकर ठेकेदार बीजापुर अवैध मिक्सचर प्लांट को हटाने के संबंध में ये नोटिस चस्पा किया गया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो 9 तारीख को भी एक नगर पालिका परिषद बीजापुर ने एक यहाँ नोटिस दिया है। बीजापुर के राउतपारा इलाके में सुरेश चंद्राकर का उसके पड़ोसियों से भी ठीक संबंध नहीं था। सुरेश के पड़ोसी इस हत्याकांड के बाद से ही डरे हुए हैं, फिर भी वह खुलकर उनके कारनामों के बारे में बताते हैं। हालांकि सुरक्षा के नजरिए से हम उनके चेहरे और पहचान आपको नहीं दिखाएंगे। सुरेश के पड़ोसी ने सुरेश को लेकर क्या कहा है सुनना चाहते हैं? सुनिए। अच्छा, सुरेश इसी घर में रहता था? हाँ, यही रहता था। उसके बाकी भाई? बाकी छोटा वाला जो रितेश है वो भी यहीं रहता था। बाकी जो बीच वाला है मझला है दिनेश, वो इसके पीछे उधर रहता था, पीछे साइड जो मकान है वहाँ रहता था। यहाँ इनका ये मकान कब से है, कितने सालों से है? ये तो हो गया, पहले कच्चा मकान था, अभी इसको बने तो 12 साल हो रहा होगा। और ये जो लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी सामने, ये गाड़ियाँ कब आई? ये तो शादी से पहले, कुछ समय पहले। आप लोग से बातचीत नहीं होती थी? नहीं, पारा में लगभग सभी से 36 का आंकड़ा है। मतलब इस पारा में बीजापुर की इस इलाके को क्या बोलते हैं, इस पारा को क्या बोलते हैं? पारा, राउतपारा। राउतपारा में मुकेश सुरेश चंद्राकर के परिवारों का बहुत ज़्यादा जमता नहीं था पड़ोसियों के साथ। किसी के साथ नहीं जमता था। कुछ सालों में ही सुरेश और उसके भाइयों ने ये करोड़ों की संपत्ति खड़ी की है। कुछ साल पहले जो सुरेश 1000 रुपयों की नौकरी करता था, वो पिछले 8 से 10 साल में ही करोड़ों का मालिक बन गया। जब उसके भ्रष्टाचार को एक पत्रकार ने उजागर किया तो बर्बरता से हत्या कर दी। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में जो भी अपडेट आएगा आपको बताते रहेंगे। एक पत्रकार की इतनी बेरहमी से मौत करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और हत्या करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर कहाँ से? मुंगेली से है, जहां सीएम ने दुख तो जताया है लेकिन अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पूरा छत्तीसगढ़ जानना चाहता है कि मुंगेली हादसे का मलबा आखिर कब हटाया जाएगा और कब नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला जाएगा। इस हादसे को 36 घंटे से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अंदर दबे कर्मचारियों का ना ही कुछ पता चला है और ना ही सही आंकड़ा सामने आया है। इस बीच
मुंगेली हादसे का वीडियो सामने आया है। कुसुम प्लांट में किस तरह से साइलो गिरा है, वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। साइलो के नीचे कर्मचारी काम कर रहे हैं और बड़ी गाड़ियां भी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा हादसा होने वाला है। मात्र कुछ सेकंड में ही साइलो गिर गया और वहां मौजूद लोग नीचे दब गए। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको बता देता हूं, चलिए समझा देता हूं। 9 जनवरी को छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। सरगांव थाना इलाके के कुसुम फैक्ट्री में दोपहर 1 बजे डस्ट स्टोर करने वाला साइलो अचानक नीचे गिर गया, जिससे वहां मौजूद कई मजदूर टैंक के मलबे में दब गए, जबकि एक मजदूर की मौत हो गई। 36 घंटे से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी कई लोग अभी भी मलबे में दबे हैं, ऐसी खबर है। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक मौके पर गैस कटर और क्रेन मंगाकर रेस्क्यू चल रहा है। साइलो टैंक के कंटेनर को काटकर उसके अंदर की राख को हटाया जा रहा है। साइलो के मलबे को हटाने के लिए देर रात भिलाई से 400 टन क्षमता वाली क्रेन मंगाई गई, लेकिन ओवरलोड के चलते क्रेन का पट्टा टूट गया और रेस्क्यू सफल नहीं हो सका। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले हमारे सहयोगी आशीष दुबे जो ग्राउंड पर ही मौजूद हैं, कि एक तस्वीर दिखाने के लिए उनकी रिपोर्ट देखिए। एक छोटी सी सफलता जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये साइलो टैंक के ऊपर का ढक्कन जो है धीरे धीरे कटर गैस से खोला जा रहा है। यानी कुल मिलाकर इसे जो है हल्का करने का जो प्रयास है वो प्रशासन कर रहा है। अभी हमारा पूरा ध्यान राहत और बचाव काम के लिए है। उसके बाद जैसी भी परिस्थिति बनेगी वैसा निर्णय करके आगे की कार्रवाई करेंगे। मजदूरों के परिजनों को मैं आश्वस्त करता हूं कि इस घटना की पूरी जांच कराई जाएगी। जो भी इसमें दोषी होंगे उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। मैं तो मांग करूंगा कि इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए, टेक्निकल जांच होनी चाहिए, और उसके साथ में जो मजदूर हताहत हुए हैं और जो अभी जो निकलेंगे, जो स्थिति होगी, उनको बड़े मुआवजा देने की आवश्यकता है। जिस साइलो के गिरने से ये हादसा हुआ है उसके बारे में आपको विस्तार से दिखा दिया, सब कुछ समझा दिया, लेकिन एक बार समझ लीजिए, देखिए जरा स्क्रीन को ध्यान से। साइलो बड़े आकार की टंकी होती है जिसका ढांचा स्टील का बना होता है। आसान बोलचाल की भाषा में इसे बखारी कह सकते हैं। इसका इस्तेमाल राख, पानी, अनाज और अन्य चीज़ों के भरने के लिए किया जाता है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। साइलो की टंकी पर ज़्यादा लोड ना हो, इसके लिए इसे समय समय पर खाली भी करते हैं। मुंगेली के कुसुम फैक्ट्री में गिरे साइलो का वजन करीब 80 टन था और ये आकार में बहुत बड़ा था, जिसके गिरने से आसपास मौजूद कर्मचारी अंदर दब गए। जानकारी के मुताबिक इसे 20 दिन पहले ही लगाया गया था। कुसुम फैक्ट्री का साइलो पावर प्लांट की भट्ठी से जुड़ा था और इसमें कोयले की राख को भरा जाता था। क्षमता से ज़्यादा लोड और इंस्टॉलेशन में गड़बड़ी को इस हादसे के होने की शुरुआती वजह बताई जा रही है। साथ ही बिना ट्रायल प्रबंधन प्रोडक्शन जल्दबाजी में शुरू कर दिया था, जिससे हादसा होना बताया जा रहा है। इस घटना में प्रबंधन की लापरवाही को लेकर सरगांव पुलिस ने प्लांट प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। पुलिस ने प्लांट इंचार्ज अमित केडिया, ऑपरेशन मैनेजर अनिल प्रसाद, प्रबंधन और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें दुर्घटना और मजदूरों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने की धाराएं लगाई गई हैं। चलिए, अपडेट के लिए मुझे जाना होगा। अभी भी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आशीष, कब खत्म होगा रेस्क्यू ऑपरेशन और कितने लोगों के दबे होने की आशंका है? अभी भी प्रशासन कुछ बताया आपको? देखिए, पिछले 30 घंटे से ये सवाल जो है छत्तीसगढ़ के हर वो व्यक्ति, हर उस शख्स के मन में है जो यहाँ पे मौजूद हैं और इस घटना की जानकारी ले रहे हैं। मैं एक दृश्य दिखाते हुए थोड़ा आगे बढ़ूंगा। ये दृश्य देखिए, यहाँ ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इस जो टैंक है, जो साइलो टैंक है, इसको 2 तरह से ऊपर और नीचे ग्रिप से, इस क्रेन से आने वाले 2 से 3 घंटे में प्रशासन जो है दावा कर रहा है। सबसे जो बड़ी बात है ज्ञानेंद्र जी, प्रशासन ने इस जगह को जो है प्रयोगशाला के तौर पर जो है इस्तेमाल कर दिया है, क्योंकि अभी तक NDRF की टीम यहाँ खड़ी हुई, देखिए, कमांड नहीं मिला है। ये इंतज़ार में है कि कब जो है ये जो टैंक है वो हटेगा तो ये उन लोगों का रेस्क्यू कर पाएंगे जो लोग जो हैं यहाँ दबे हुए हैं। हम कलेक्टर और SP से भी इस मामले में सीधे तौर पर बात करते हैं। देखिए, राहुल देव जी हैं कलेक्टर हमारे साथ में और SP हैं भोजराज पटेल जी। तो कलेक्टर सर, अब बताइए कितना समय लगेगा और जनता जानना चाहती है।
देखिए, निरंतर प्रयास जारी है और अभी हम लोगों को कुछ लीड मिला है और अभी पॉजिटिव काम हुआ। कलेक्टर राहुल देव डाल दो नाम। काफ़ी देर से प्रयास कर रहे थे, तो एक प्रयास हम और करके देखेंगे और क्या रिजल्ट मिलता है, उस हिसाब से फिर आगे ऑपरेशन तय हो पाएगा। सर, ये एनडीआरएफ की टीम आई हुई है, कितने घंटे हो गए हैं, इनकी कमांड नहीं मिल रहा है, कैसे कब तक जो है रेस्क्यू को आखिरी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? एक सवाल। वो जैसे हटेगा उसके बाद तुरंत कमांड मिलेगा, पहले वो हटाना ज़रूरी है क्योंकि वहीं पे जो है रेस्क्यू जो हम कर रहे हैं ना, दैट इज़ द एपी सेंटर ऑफ द रेस्क्यू। सो वंस दिस स्ट्रक्चर सबसाइड्स व्हिच वी आर ट्राइंग, ओनली देन ठीक है आशीष, ठीक है आशीष, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अच्छी खबर इसे कहा जाएगा, कम से कम प्रशासन मुस्तैद है। जिले के कलेक्टर और एसपी राहुल देव आपको दिखाई दे रहे हैं और भोजराम पटेल आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों कलेक्टर एसपी मौके पर मौजूद हैं। तो अच्छी खबर तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक ऐसी खबर कि रेस्क्यू ख़त्म हो जाएगा, इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि सब तैनात है वहाँ सब कुछ, और कोशिश करते हैं, मतलब उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ख़त्म हो और जो लोग और निकलने वाले हैं वो निकलें।